भारत में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो पॉलिटिकल फोर्स हैं वो मुसलमानों के प्रति काफी लचीलापन रखते हैं, और जिसको कि कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस यहाँ पे अपीजमेंट भी कहते हैं कि यहाँ पे हमेशा माइनॉरिटीज का अपीजमेंट किया जाता है। ये काउंटर एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस किए जाते हैं इंडिया में, और ये बहुत कॉमन है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात इसमें सब कुछ निकल कर ये आता है कि ये इंडिया में आपको अपना व्यू रखने का पूरी स्वतंत्रता मिली। एक बहुत ही वाइब्रेंट कल्चर है डेमोक्रेसी का, डिबेट का, और हर व्यक्ति एक अपना विचार रखने का अधिकारी है यहाँ पे, और उसको अपने विचार व्यक्त करने का भी पूरा अधिकार है। वॉच फेडरल पोस्ट, बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फेडरल पोस्ट और मैं हूं हसन जफर। मुझे इस वक्त न्यू दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं गजेंद्र मिश्रा साहब। मिश्रा साहब एडवोकेट हैं, प्रैक्टिस करते हैं इंडियन सुप्रीम कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट में, और टेलीविजन चैनल्स पे अपेयर होते हैं, इंडियन चैनल्स पे, विद हिज पॉलिटिकल व्यूज। और आज हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल है। सो उसमें थोड़ा सा मैं मिश्रा साहब आपके सामने ओवरव्यू रख दूं व्हाट आई हैव इन फ्रंट ऑफ मी कि वोटिंग स्टार्ट हो गई है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो फॉर अ थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो जाएंगे। अब इसके हवाले से बहुत सी चीज़ें हैं हमारे सामने जो हम जानना चाहेंगे मिश्रा साहब से। बट बिफोर वी प्रोसीड, बीजेपी वोट करने वालों को दो अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद के खिलाफ मुकाबला करना है। इंतखाबात 7 मरहलों में होंगे, 7 स्टेजेस में, और वोटों की गिनती काउंटिंग जो है 4 जून तक कंप्लीट होगी। एक मरहले में 21 स्टेट्स और सेंट्रल इलाकों के 102 हलकों में 16 करोड़ से ज्यादा वोटर्स ने अपना राइट ऑफ वोटिंग यूज करना है। सिर्फ जनूबी रियासत सदर्न स्टेट तमिलनाडु में पोलिंग कंप्लीट हो गई है और 1625 उम्मीदवार इंडियन पार्लियामेंट के 102 हलकों के लिए लड़ रहे हैं, जिनमें 135 फीमेल कंटेस्टेंट्स भी शामिल हैं। इन स्टेट्स के अलावा दीगर इलाकों में भी वोटिंग हो रही है। ये जानना चाहेंगे मिश्रा साहब आपसे कि इंडियन इलेक्शंस में मोदी साहब की जो एक्सपेक्टेड लीड है उसकी क्या वजह? नहीं, देखिए, मैं इसमें 2-3 बातें साहब आपके सामने रखना चाहूंगा कि भारत में जो इलेक्शंस होते हैं, इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं, वो काफी फेयर इलेक्शंस होते हैं, और लोगों को जमहूरियत में अपना वोट देने का और उसमें पूरी तरह से अपना पार्टिसिपेशन करने का पूरा अधिकार है। और यहाँ पे जो चुनाव होते हैं वो एक तरह का बहुत बड़ा उत्सव होता है, और एक बहुत बड़ा देश है, जैसा आपने बताया, इतने सारे स्टेट्स हैं, 574 सीट्स हैं पार्लियामेंट की, अपर हाउस की, लोअर हाउस की, लोकसभा की, जिसपे पूरे देश में एक साथ इलेक्शंस होते हैं, कई चरणों में इलेक्शंस होते हैं, क्योंकि इतना बड़ा देश होने की वजह से हर जगह फोर्सेस को डिप्लॉय करना, एडमिनिस्ट्रेशन को तैयार करना कि देश के कोने कोने में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराया जा सके और हर लोगों को, हर तबके के लोगों को अपना मतदान करने का मौका मिले। इसकी पूरी तैयारी की जाती है। इलेक्शन कमीशन, एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इंडिया में, वो पूरी तरह से इंश्योर करती है, और ये सारे इलेक्शंस का, जब एक बार इलेक्शंस घोषित हो जाता है और मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू हो जाता है, उसके बाद सारा प्रशासन, सब कुछ इलेक्शन कमीशन के हाथ में आता है, और इलेक्शन कमीशन ही पूरे चुनाव को अपने देख रेख और संरक्षण में कराती है। और ये चुनाव काफी इंटरेस्टिंग चुनाव है। जैसा आपने बताया, भारतीय जनता पार्टी
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए इलेक्शन में आई है। और अपोजिशन भी इस बार एक सारी अपोजिशन पार्टियों का एक अलायंस बना है, जिसको अपोजिशन पार्टी इंडिया अलायंस के नाम से नाम दिया गया है उसको, जिसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे कांग्रेस है जो कि नेशनल लेवल पे सबसे बड़े अपोजिशन पार्टीज है, और बाकी क्षेत्रीय स्तरों पे महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टियां हैं, पॉलिटिकल अलाइनमेंट है, उन सब को मिलाकर एक अपोजिशन अलायंस बनाया गया है और वो रूलिंग पार्टी को चैलेंज कर रहा है। तो इस यूनिटी से, अपोजिशन यूनिटी से, ये पूरा इलेक्शन और दिलचस्प हो गया है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि मोदी जी काफी लोकप्रिय नेता हैं, एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में कई पहलुओं में देश में बहुत तरक्की हुई है। अपोजिशन भी पूरे जोर शोर के साथ, इस अपोजिशन का जो अलायंस है वो भी पूरे जोर शोर के साथ इस बार चुनाव में उतरा है, और एक अच्छी चुनौती रूलिंग डिस्पेंसेशन को दी जा रही है अपोजिशन अलायंस के द्वारा, जिसको मैं एक जमहूरियत के लिए एक एक मैं एक अच्छा एक बहुत एक अच्छी अच्छी पहल देखता हूं। क्योंकि मेरा यह मानना है कि किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी जमहूरियत में रूलिंग पार्टी और अपोजिशन दोनों का अपना अपना महत्व है, और एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना ही जमहूरियत के लिए बहुत जरूरी है। तो ये जो पूरे विपक्ष की पार्टियों का, अपोजिशंस की सारी पार्टियों का जो एक अलायंस बना है, और वो एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के अलायंस, जिसको हम एनडीए अलायंस कहते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कहते हैं, जो अभी रूलिंग डिस्पेंसेशन है उसको चैलेंज कर रही है। और ये इलेक्शन इस मायने में एक बड़ा ही दिलचस्प इलेक्शन है। एक बात तो बिल्कुल मैं जोर देकर कहना चाहूंगा कि जहां तक भारत में चुनाव का सवाल है, ये एक बाय एंड लार्ज काफी फेयर चुनाव होता है, जिसमें जनता पूरी जद्दोजहद के साथ पार्टिसिपेट करती है, वोट करती है, और एक एक इंडिपेंडेंट चुनाव आयोग उस पूरे चुनाव की देखरेख करता है, और जो भी जमहूरियत, जो भी जनता जिसको भी जिताना चाहती है, जिसके पक्ष में वोट देती है, वही राजनीतिक पार्टी पावर में आती है यहाँ। जी, आपने अभी ये जो अभी आपने फरमाया कि इंडिया में इलेक्शन बहुत फेयर होता है और वहाँ बहुत, और यही एसेंस है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का, कि लोगों को उसमें ट्रस्ट हो, फेथ हो उसके अंदर, सारे प्रोसेस के अंदर। तो पाकिस्तान में जो फरवरी 8 फरवरी को इलेक्शंस हुए, और उससे पहले जो एक प्री पोल रिगिंग का यहाँ पे एक हुआ, तो आपके सॉरी रिटायर्ड जज हैं मरकंडे कांजू साहब, उन्होंने उस पर बहुत सख्त तबसरा किया था पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके रोल के ऊपर। आपके इल्म में होगा कि उन्होंने कहा था कि इन्हें अपने पाकिस्तान में वकीलों को रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए एक मूवमेंट चलानी चाहिए। तो ये आप कैसे देखते हैं कांचू साहब को, ये उन्होंने जो कहा पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में? मैं थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ, आ जाता हूँ। जी जी जी, नहीं नहीं, देखिए मैं इस बात को, आपके इस प्रश्न को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न समझता हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जितनी मूलभूत समस्याएं हैं आज, उन सब का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि पाकिस्तान में जमहूरियत अपनी पूरी पैठ नहीं बना पाया है। इट्स नॉट वेल रूटेड इन द पाकिस्तान, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। दिखाने के लिए एक इलेक्शंस किया जाता है, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं, और मेरी कई लोगों से बातचीत होती है, प्रबुद्ध लोगों से बातचीत होती है, और सब लोग ये कहते हैं कि जिस तरह
से एक फसाड क्रिएट किया जाता है कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है, लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, चाहे वो आर्मी की इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो ISI की इस्टेब्लिशमेंट हो, उनका जिस तरह से हस्तक्षेप होता है इस पूरी प्रक्रिया में, और जिस तरह से आप देखते आए हैं कि एक पैटर्न है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी या जो पॉलिटिकल नेता चुनाव जीत कर आता है, उसको ज्यादातर सरकार नहीं बनाने दिया जाता है, या तो जैसे उसमें 1 फरवरी को हुआ, हमने देखा कि जो यहाँ फरवरी में हुआ। पे जी जी, और बहुत मैसिव टर्नआउट था, पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद सबसे ज्यादा टर्नआउट था। कांटे साहब भी कह रहे हैं कि मोदी साहब जो है उनके ऊपर, ही इज वेरी क्रिटिकल अबाउट मोदी साहब, और वो ही इन्वोक्स द ओल्ड घोस्ट ऑफ 2002, वो वहां पे जो गुजरात में हुआ था, रिगार्डलेस ऑफ वट एवर हैपन, जो उनके व्यूज हैं। क्या रिलीजियस एलिमेंट प्ले कर रहा है इंडियन इलेक्शंस में? देखिए, मैं ये मानता हूं कि कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस ऐसी हैं जो राजनीति में धर्म का सहारा लेने की कोशिश करती हैं, लेकिन जो इस देश की जनता है उसके ऊपर इसका कितना असर होता है, वो बड़ी एक जो जो एक मजेदार और बड़ी महत्वपूर्ण बात देखने की होती है। और जिस तरह से अगर थोड़ा बहुत आप ये मान भी लें कि राजनीति में धर्म का थोड़ा हस्तक्षेप हुआ है, लेकिन अगर आप इंडिया में ये देखेंगे तो इसमें कहीं पे वैमनस्यता वाली बात नहीं दिखाई पड़ती है। ठीक है कि आप अपने धार्मिक प्रतीकों के नाम पे इलेक्शंस में आप अपने धार्मिक प्रतीकों को रेफर करते हैं, या सभी पॉलिटिकल पार्टीज ये दिखाने की कोशिश करती है कि अपने अपने धर्म के प्रति आस्था को दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसमें ये देखिएगा कि दोनों ही तरफ की जो पार्टियां हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टीज हों या अपोजिशन की पार्टी हों, एक बड़ा वर्ग ये भी मानता है कि भारत में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो पॉलिटिकल फोर्स हैं, वो मुसलमानों के प्रति काफी लचीलापन रखते हैं, और जिसको कि कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस यहाँ पे अपीजमेंट भी कहते हैं कि यहाँ पे हमेशा माइनॉरिटीज का अपीजमेंट किया जाता है, टू अट्रैक्ट उनको दैट उनको वोट, काफी। टू जी, अट्रैक्ट द तो वोट। टू गेट देयर वोट, टू गेट देयर वोट। तो ये काउंटर एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस किए जाते हैं इंडिया में, और ये बहुत कॉमन है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात इसमें सब कुछ निकल कर ये आता है कि ये इंडिया में आपको अपना व्यू रखने का पूरी स्वतंत्रता मिली। वो तो हम यहाँ से भी जानते अब हैं हर आदमी ऐसा। हर आदमी हर आदमी अपनी बात खुलकर कह सकता है। एक बहुत ही वाइब्रेंट मीडिया है, एक बहुत ही वाइब्रेंट कल्चर है डेमोक्रेसी का, डिबेट का, हम्म। और हर व्यक्ति एक अपनी अपनी एक अपना विचार रखने का अधिकारी है यहाँ पे, और उसको अपने विचार व्यक्त करने का भी पूरा अधिकार है। कई तो ऐसा है, तो यहाँ पे आपको आप कुछ भी विचार रख सकते हैं, इसकी आपको बड़ी स्वतंत्रता है इस देश में। एक बहुत ही वाइब्रेंट मीडिया है, एक बहुत ही वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, और दोनों ही तरह के विचार आप यहाँ पे आपको बड़ा देखने को मिलेगा। और ये बात कई लोग कहते हैं कि पिछले कुछ दशकों में राजनीति में धर्म का एक जो थोड़ा घालपेल ज्यादा हुआ है, धर्म का हस्तक्षेप थोड़ा बढ़ा है, कुछ पॉकेट्स में कई जगहों पर धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करना किया जाता है इलेक्शंस में। लेकिन दो तीन चीजें इसके कॉन्टेक्स्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया में। जैसा मैंने शुरू में आपको कहा कि जो इंडिया में कानून है, जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, वो इस बात को इंश्योर करता है कि आप इलेक्शन में किसी भी प्रकार की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली कोई बात नहीं कह सकते हैं। धर्म का बेवजह आप
प्रयोग नहीं कर सकते हैं इलेक्शन में, और अगर कोई ऐसा करता है तो हर व्यक्ति को, हर नागरिक को ये स्वतंत्रता है कि वो जाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, उसमें जाकर कंप्लेन कर सकती है, और वो किसी के खिलाफ हो सकता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो होम मिनिस्टर हो, चाहे वो लीडर ऑफ अपोजिशन हो। कोई भी अगर धार्मिक भावना को भड़काने की कोशिश करता है, धार्मिक उन्माद क्रिएट करने की कोशिश करता है, या धर्म का बेजा प्रयोग करने की कोशिश करता है इलेक्शन में, तो उसके खिलाफ आप बिल्कुल जाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कंप्लेन कर सकते हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन चीजों का बड़ा सीरियस कॉग्निजेंस लेता है। ये अभी आपने ये इस एक एक्ट की बात की, तो ये जो एक एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ आपके यहाँ 2000 अभी रिसेंटली 2019 के आसपास, उसको ये क्या है, CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इसको एंटी मुस्लिम देखा जा रहा है, बिकॉज इट सेज कि ये दिसंबर 31 2014 से पहले जो लोग आ गए हैं वो उनको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी, और वो 10 इयर्स से उसे रिड्यूस करके 5 इयर्स स्टे तक का कर दिया है। ये इस ये कोई ये आपको लगता है मोदी साहब के लिए हेल्पफुल है इस किस्म की लेजिस्लेशन? बिकॉज एज वी अंडरस्टैंड, कांग्रेस इज बैंकिंग ऑन और रिलाइंग मोर ऑन द मुस्लिम वोट, और मोदी साहब इंटरेस्टेड नहीं है मुस्लिम वोट लेने में। ये एक नैरेटिव है, ऐसा किया, ऐसा माना जाता है कि भाजपा जो रूलिंग डिस्पेंशन है, बीजेपी और एनडीए अलायंस जो है, उसमें मुस्लिमों का समर्थन थोड़ा कम है बनस्पत की जो अपोजिशन अलायंस है उनके लिए। पर इन चीजों का कोई इंपेरिकल डेटा नहीं है, और आप बहुत शोर शॉर्ट ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं अभी जहां पर मुस्लिम मतदाता नंबर्स में मेजॉरिटी में है, पर वहां पे आप देखेंगे कि बीजेपी की कैंडिडेट्स जीते हैं। जैसे आप आजमगढ़ का एग्जांपल ले लीजिए, जहां पर की बहुत हाई हाई मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम मतदाताओं की है, और लेकिन उसके बावजूद वहां पर बीजेपी के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य हैं। और दूसरी बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मुझे ये लगता है कि ये सब जो डिबेट होता है, ये एक बड़े पॉलिटिकल लेवल पे ये डिबेट होता है, आइडियोलॉजिकल लेवल पे डिबेट होता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल लेवल पे देखें तो गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी वेलफेयर योजनाएं हैं, चाहे वो गरीबों को किसी को हाउसिंग की मदद देना, जनधन अकाउंट खुलाना, उनको मेडिकल की सुविधाएं देना, उनको सिलेंडर्स की सुविधाएं देना, उसमें कोई भी ये नहीं कह सकता है इंडिया में कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव किया जाता है, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, क्षेत्रीयता के आधार पे, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो जितने भी नागरिक हैं भारत के, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष के हों, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, क्योंकि एक बड़ा विविधताओं भरा देश है ये, एंड उन सब के लिए जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, वो सब के लिए उसी तरह से अवेलेबल हैं, एंड एवरीबडी कैन एक्सेस टू दैट, एंड एवरीबडी गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट। जहां तक सीएए की बात है, यस, यहाँ पे इसको एक अपोजिशन, कई अपोजिशन पार्टी इसका विरोध करती हैं, और ये कहती हैं कि इसमें मुस्लिम्स को एक्सक्लूड किया गया है, जो कि नहीं करना चाहिए था। और अगर हम अपने दरवाजे ऐसे लोगों के लिए खोलते हैं जिनका कि पॉलिटिकल रिप्रेशन हुआ है, जिनका पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन हुआ है, तो वो सब के लिए होना चाहिए। लेकिन जो रूलिंग पार्टी है, उनका कहना यह है कि हम इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव किसी से नहीं कर रहे हैं। ये एक स्पेशल सिचुएशन के लिए, एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ पीपल के लोगों को
नागरिकता देने का प्रयास है, इसमें किसी से नागरिकता छीनी नहीं जा रही है। तो जो रूलिंग पार्टीज है, जो गवर्नमेंट है, उनका उनका जो मेन आर्ग्यूमेंट है इसके फेवर में, वो ये है कि हम इस कानून के द्वारा किसी की नागरिकता छीन नहीं रहे, ना ही किसी को नागरिकता से वंचित किया जा रहा है। ये एक जियो पॉलिटिकल रियलिटी है कि कई हमारे नेबर्स कंट्रीज में जो हिंदू या सिख या जैन संप्रदाय के लोग थे, उनका पॉलिटिकल या रिलीजियस परसिक्यूशन किया गया है। जैसे पाकिस्तान के भी बारे में बोला जाता है कि ये कहा जाता है कि उनको उस तरह की राजनीतिक स्वतंत्रता या संवैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं दिए गए। तो और उनका वहां पे उनके साथ जो भेदभाव किया गया, उसकी वजह से अगर वो वहां से पलायन होकर इंडिया में आए, तो ये हम ये एक कर्तव्य बनता है कि हम उनको यहाँ पे, क्योंकि वो वैसे भी यहाँ पे रह रहे हैं, पर अभी वो एक इमिग्रेंट के रूप में रह रहे हैं, और उनको किसी भी प्रकार का इमिग्रेंट होने की वजह से बहुत सारे राजनीतिक और संवैधानिक अधिकार उनको नहीं मिले हुए हैं। और अगर उनको नागरिकता प्रदान But the की जाती question है, is, does it have impact on the outcome of the election? This kind of thing, इस किस्म की legislation जो है उसका election पे impact है कि नहीं? You say to some extent. आपकी बात से ये लग रहा है कि to some extent, but not entirely, of course, कोई massive impact नहीं है, but yes, नहीं है। opposition हाँ, मैं जी जी जी, मैं ये मानता हूं कि जी इसका कुछ तो इम्पैक्ट है, क्योंकि जो रूलिंग डिस्पेंशन है हमारी अभी, वो इसको सीएए को अपना एक मेजर अचीवमेंट के रूप में जनता के सामने ले जाती है, क्योंकि वो उनके मैनिफेस्टो में भी एक वन ऑफ द प्रोमिसेस टू द पीपल ऑफ द कंट्री, जब लास्ट इलेक्शन हुआ था, और अब जब सीएए लाया गया है, तो उसको एक एक इम्पोर्टेंट लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव्स एंड ए फुलफिलमेंट ऑफ एन प्रॉमिस, ये ये गवर्नमेंट के द्वारा इसको लोगों के सामने ले जाया जा रहा है। तो अब इसका कितना असर होता है, ये तो अब आने वाले इलेक्शंस आने के जब वाला हमें रिजल्ट बताएगा आएंगे जी। तो ये देखा वहां जाएगा। पे जो और उसी ताकत से इसकी कई अपोजिशन पार्टीज उसका विरोध भी कर रही हैं। तो हमने मिश्रा साहब सुना टीवी पे राहुल गांधी साहब को ये कहते हुए अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कांग्रेस के अकाउंट्स सीज किए जा रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट्स, उनके एसेट्स। और न्यू दिल्ली में जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे केजरीवाल साहब जो थे चीफ मिनिस्टर, ही इज इन जेल, वो तिहाड़ जेल में इस वक्त मौजूद हैं। ये सारी चीजें, और आपने, चलिए लेट मी ऐड वन मोर थिंग ताकि आप उन्हें कलेक्टिवली फिर उनको टेकअप कर लें। वन मोर थिंग, आपने कहा कि एक फ्रीडम का माहौल है इंडिया में, अपनी बात कहने की आज़ादी है, तो वहाँ तो मोदी मीडिया के नाम से मीडिया को देखा जा रहा है, और देर आर पॉकेट्स within the media, Indian media, who are not very happy with the situation, कि उनको जो कहने की फ्रीडम है वो नहीं है। सो ये तीन चार चीजें मिलके तो दे आर नॉट प्रेजेंटिंग अ वेरी healthy picture of the freedom as we are saying. देखिए, अब ये जो है ना, ये आपने आपका प्रश्न अच्छा है, और ये चीजें बड़ी हॉटली डिबेट की जाती हैं इंडिया में, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ ये एक नैरेटिव है इंडिया में आज के दिन में, कि जो कई इंपॉर्टेंट न्यूज चैनल्स हैं या अखबार हैं, वो ज्यादातर प्रो गवर्नमेंट स्टैंसेस लेते हैं। तो अब ये आपके नजरिए पे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कई ऐसी जो न्यूज एजेंसीज हैं, या या पेपर न्यूज पेपर्स हैं, या न्यूज चैनल्स हैं, वो ये कहते हैं कि चूंकि गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, और अगर गवर्नमेंट अच्छा काम करती है तो उस काम को हाईलाइट करने में, या मोदी जी अगर इतने बड़े लीडर हैं, विश्व के एक महत्वपूर्ण नेता माने जाते हैं, तो अगर हम उनको प्रोजेक्ट करते हैं, उनको बहुत तवज्जो देते हैं अपने न्यूज के कार्यक्रम में, तो इसमें बुरा क्या है? और लेकिन
आप ये देखिएगा कि जहां एक तरफ कुछ संस्थान हैं ऐसे जो थोड़ा आपको, अगर आप उनके कार्यक्रमों को देखेंगे तो लगेगा कि वो थोड़ा प्रो गवर्नमेंट हैं, और और वो थोड़ा गवर्नमेंट से, रूलिंग डिस्पेंसेशन से प्रश्न करने में उतनी रुचि नहीं दिखाते जितना वो अपोजिशन से प्रश्न पूछते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है कि उतनी ही वाइब्रेंट एक ऑल्टरनेटिव सोशल मीडिया है इंडिया में। यूट्यूब्स हैं, इंडिपेंडेंट न्यूज चैनल्स हैं, और कुछ स्टैब्लिश्ड न्यूज चैनल्स भी हैं जो उतनी ही वॉसिफरसली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करते हैं, गवर्नमेंट को क्वेश्चंस भी करते हैं। क्योंकि ये जो आपने टर्म यूज किया अभी, गोदी मीडिया, ये और किसी ने क्वाइन नहीं किया है, ये कुछ पत्रकारों ने, कुछ मीडिया और न्यूज एजेंसीज ने ही इस शब्द को आप उपयोग किया है। तो जो थोड़ी प्रो गवर्नमेंट न्यूज एजेंसीज हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज चैनल्स हैं, उनको जो सरकार का विरोध करते हैं, और विरोध इन द सेंस कि वो ये कहते हैं कि सही पत्रकारिता ये है जब आप सरकार से प्रश्न पूछें, आप सरकार की खामियों को उजागर करें, आप सरकार की कमजोरियों को उजागर करें, आप सरकार को अकाउंटेबल बनाएं। आपको सिर्फ सरकार की प्रशंसा करना मीडिया का काम नहीं है। तो ये जो एक ऑल्टरनेटिव विचारधारा है, ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, उतनी ही वाइब्रेंट है, और और उतनी ही पॉपुलर भी है। तो ये दोनों तरह, और मुझे ये ऐसा लगता है कि ये एलिगेशन सिर्फ इंडिया के लिए से कि सभी डेमोक्रेसीज के लिए, चाहे आप अमेरिका चले जाएं या आप यूके चले जाएं, ये बात कही जाती है कि कुछ ऐसे न्यूज एजेंसीज हैं, न्यूज़पेपर्स हैं जो थोड़ा प्रो गवर्नमेंट इंस्टेंसेस रखते हैं, और सर्टेन न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, एडिटर्स, जर्नलिस्ट, वो सरकार को अकाउंटेबल करने में, सरकार से प्रश्न पूछने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। अभी एक इनके साथ बहुत एक गर्मा गर्म इंटरव्यू हुआ था करण थापड़ साहब के साथ, इनका बहुत वायरल हुआ, सबने देखा। तो थापड़ साहब से तो वो मिलते भी नहीं है, वो उन्होंने गिला भी किया अपने प्रोग्राम में बहुत सी जगहों पे आके कि मोदी साहब तो चले गए थे उठ के इंटरव्यू में से। तो उन्होंने अभी अपने द वायर प्रोग्राम में, एक आपके नौजवान हैं, जर्मनी में रहते हैं, इज अ यूट्यूबर, और उनकी बड़ी मैसिव फॉलोइंग है इंडिया में। मैं उनका नाम पढ़ने की कोशिश कर रहा था, ध्रुव राठी, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। वो तो बहुत ब्लीक पिक्चर दिखाते हैं अपने वीडियोस में इंडिया की, इंडियन इकोनॉमी के बारे में बहुत क्रिटिकल हैं। सो वेयर वी सी कि इंडियन जीडीपी इज सो हाई, और इंडिया इज मेकिंग प्रोग्रेस इन मैनी वेज एंड मैनी डायरेक्शंस। एक और साहब है, अशोक मोदी उनका नाम है, उनकी एक बुक आई थी अबाउट इंडियन इकोनॉमी, एंड ही आल्सो प्रेजेंटेड अ वेरी ब्लीक पिक्चर। वो कह रहे हैं कि जी ये सारी जो है ऊपर के 1% लोग जो हैं, और एज द नैरेटिव गोस, आपके यहाँ जो बिग शॉट्स हैं, अंबानी साहब हैं, बाकी और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो कि मोदी साहब को सपोर्ट करते हैं, वो कह रहे हैं वो तो 1% लोग हैं, वो थोड़ा ट्रिकल डाउन होके मिडिल क्लास में आया है, लेकिन आम नीचे के लोगों की गुर्बत जो है वो उसमें बहुत फर्क नहीं आया है। हाउ फार इज दैट करेक्ट? देखिए, मैंने वही बात मैं आपको बताने की कोशिश करना था कि इंडिया में एक बड़ी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, बड़ी लिबरल मीडिया है, तो आपको बड़े एक्सट्रीम व्यूज भी देखने को मिलते हैं। बट द पॉइंट इज दैट हियर एवरीबॉडी इज फ्री टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, और किसी के ऊपर किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जैसा आपने बताया, ध्रुव राठी जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो गवर्नमेंट की मुखालफत करते हैं, और और बड़े स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करते हैं, गवर्नमेंट को करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को करते हैं, और उनको ये करने की आजादी मिली हुई है। कोई ठीक है, उनका विरोध भी होता है, लेकिन किसी भी तरह की कोई गवर्नमेंट के द्वारा या वो तो एजेंसीज के द्वारा मिश्रा साहब किसी वो भी तो प्रकार कह की रहे कोई, थे कि अगर वो तो ही वाज वेरी वोकल अबाउट इट। उन्होंने कहा कि अगर मैंने बहुत ज्यादा उनके खिलाफ कोई बात की तो मेरा चैनल भी बंद करा देंगे, इंडिया में बैन हो जाते हैं ऐसे चैनल यूट्यूब वाले। जी,
तो ये सब एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की पहचान है कि तो यहाँ पे ये सब बहुत चलता रहता है। अब देखिए उसमें फिर जो आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कही, तो इस बात से तो कोई इनकार नहीं, देखिए उसमें उसमें ये डिबेट चलता रहता है। अच्छा, ये जो आप बड़े प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं उसमें तो ये वो तो फिर यहाँ पे भी हमने देखा है, लोग कहते हैं कि भाई बड़ी बड़ी सड़कें बना दी, इतने बड़े पुल बना दिए, बिल्डिंगें बना दी, लेकिन गरीब आदमी को तो रोटी पानी चाहिए होता है, उसके लिए किस काम की हैं ये बड़ी बड़ी चीजें। तो ऐसे भी देखते हैं लोग इस तरह की डेवलपमेंट को कि नहीं गरीब नहीं आदमी आप की जेब में क्या आ रहा है। नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे तो आप अगर मैं अपोजिशन अलायंस की बात करूं, वो महंगाई को, प्राइस राइज को, अनएम्प्लॉयमेंट को, सोशल कोहेशन को, इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी को काफी इम्पोर्टेंट मुद्दे के रूप में लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो हम्म। ये एक पैरेलल नैरेटिव है कि जो आर्थिक संपन्नता या जो आर्थिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, उसकी उसका बेनिफिट जो है वो अंतिम लोगों तक उतना नहीं पहुंचा है जितना पहुंचना चाहिए। हम्म। और महंगाई इस इस चुनाव में एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है। हम्म। अपोजिशन अलायंस महंगाई को, अनएम्प्लॉयमेंट को, जैसा मैंने बताया, इन दो चीजों, सोशल जस्टिस को, सोशल इंटीग्रेट, सोशल कोहेशन, सोशल हार्मनी को, इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी को, इन सब चीजों को लेकर चुनाव में जा रही है। तो ये मुद्दा तो है कि देश में महंगाई बहुत हुई है, जी। देश में बेरोजगारी है, और अब ये देखना है कि ये जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, जब वो पुलवामा हुआ और उसके बाद वो 370 भी रिमूव किया उन्होंने, सत्यपाल मलिक जी, तो वो क्यों इतना दावा कर रहे हैं कि वो तो 8 महीने पहले कह रहे थे कि आप मुझसे कहीं भी लिखवा लीजिए, मोदी साहब ये इलेक्शन नहीं जीते। वो किस बात पे इतने कॉन्फिडेंट है? इतना बड़े, देखिए वो अब बड़े इंपॉर्टेंट आदमी है, इम्पोर्टेंट जी आदमी, जी इतनी बड़ी बात ऐसा दावा कर देना कोई वो रिस्की बात है ना, पॉलिटिकली इट्स अ बिग रिस्क टू मेक सच अ क्लेम। नहीं, देखिए मैं इसको पॉलिटिकली बिग रिस्क नहीं मानता हूँ। उनके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भाजपा के अंदर भी हैं, बीजेपी के अंदर हैं, वो भी प्रधानमंत्री के बड़े क्रिटिक हैं, और ये कहते हैं कि इस बार वो वापस सत्ता में नहीं आएंगे। और सबसे एक मजेदार बात यह है कि जो जिस गवर्नर साहब का आप रेफरेंस कर रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े पुराने नेता एग्जैक्टली, हैं। एग्जैक्टली। और जी, और कई कई महत्वपूर्ण राज्यों में वो गवर्नर रहे हैं, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, एज यू वर राइटली टेलिंग। और आज आज वो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो मैं इसको भारत के जमहूरियत की ताकत के रूप में देखता हूँ। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम एंड प्रोटेक्शन हर आदमी को है यहाँ पे, जैसा आपने बताया कि वो इतनी खुलकर और इतने स्ट्रांगली बातों को रख रहे हैं। और चाहे वो पुलवामा अटैक के बारे में हो, चाहे एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हो, सारी बातों को लोगों के सामने रख रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, इलेक्शंस में, रैलीज में, और इन बातों को बोल रहे हैं। तो मैं इसको इसी तरह से देखता हूँ कि देखिए यही यहाँ की एक भारत की जो है, हिंदुस्तान की प्रजातंत्र की एक ताकत है। और जो आपको एक यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, और जिसको लेकिन भारत के जो कोर्ट्स कृष्णा हैं साहब, उनको यहाँ कोई पे फिर मिलिट्री प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पे इस बात से तो मुझे भी बहुत धारस मिल रही है कि हमें भी पाकिस्तान में इतनी आज़ादी तो है कि हम बैठ के यहाँ पे जो चाह रहे हैं बात कर रहे हैं, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट को भी क्रिटिसाइज करते हैं सब जितने प्लेयर्स हैं। तो लेकिन वो बात फिर वहां रह जाती है जो राहुल गांधी साहब कह रहे थे। तो लेट्स वाइंड अप द डिस्कशन विद दिस क्वेश्चन कि वहां पे कांग्रेस के जो फंड्स हैं उनको उनको फ्रीज कर दिया गया,
या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तो बात है, तो इन दैट सिस्टम जहां पे हम फ्रीडम की बात कर रहे हैं, वहां पे फिर केजरीवाल साहब भी फिर वो यही कह सकते हैं ना। तो फिर अन्ना हजारे साहब भी हैं और हमने उनको भी सुना है, वो भी बहुत कह रहे हैं, वो कह रहे हैं विक्टिमाइजेशन हो रही है। हाँ, नहीं, बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं, लेकिन देखिए, ये एक राजनीतिक रूप में, देखिए, हमेशा से ये है कि विचारधारा दो खेमे में बटी हुई है। अ, अगर आप अगर आप रूलिंग डिस्पेंसेशन की बात करें, तो उनका ये कहना है कि भारत में कानून का राज्य है, इट इज द रूल ऑफ द लॉ। इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं जो ये कार्रवाई कर रही हैं, और हर हर नागरिक को कानून कोर्ट में जाकर अपने खिलाफ किए गए किसी भी तरह की कार्रवाई को चैलेंज करने का राइट है। और अगर आप देखेंगे तो केजरीवाल साहब ने भी चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, अब वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिनों के बाद सुनवाई होनी है, तो और हाई कोर्ट ने उनको किसी भी तरह का रिलीफ देने से मना कर दिया, और ये कहा कि ऑन रिकॉर्ड बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं विच आर सफिशिएंट फॉर हिज प्रोसिक्यूशन। तो अब तो बात यह है कि अगर आप इसको राजनीतिक मुद्दे की तरफ से देखें, तो दोनों ही जो ब्लॉक हैं वो अपनी अपनी तरह से उसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करती हैं। जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है वो ये कहती है कि कानून अपना काम कर रहा है, और हर व्यक्ति को कानून, इट इज अ रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, एंड दे आर एन इंडिपेंडेंट highly assertive courts in India, and you have a right to move to the court. You have the fundamental right to go to the court and seek the relief from the court. और वो लोग कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन कोर्ट के द्वारा उनको रिलीफ सर्टेन स्टेज पे नहीं दी जा रही है। वहीं पर आप एक दूसरे नेता देखेंगे, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, जिनको हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उनको रिलीफ दे दी गई, और अब केजरीवाल साहब भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं और कुछ दिनों के बाद उनकी भी सुनवाई होनी है। तो इंडिया में ये ये एक जो मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बताने की कोशिश कर रहा था, कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो जुडिशरी की इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो जर्नलिज्म हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशंस हो, या अदर इंस्टीट्यूशंस हो, वो काफी स्ट्रॉन्ग है, इंडिपेंडेंट है, वाइब्रेंट है। एंड खास करके जो कोर्ट्स हैं इंडिया की, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स, दे आर वेरी सेंसिटिव टू the violation of the fundamental right of the people, human rights का किसी का violation ना हो, fundamental rights का violation ना हो, rule of law को strongly follow किया जाए, इसको बड़ी strongly ensure करती हैं। डिबेट चलता रहता है कि भारत में अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट हो, तो उसकी भी एनालिसिस करने का और उसकी लीगल पॉइंट पे आलोचना करने का भी सबको अधिकार है, और लोग करते हैं। लेकिन एक कोर्ट्स एक रूल ऑफ लॉ का सिस्टम है, एक पूरी न्यायिक व्यवस्था है, जो 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 जहां पर everybody has an access to that, irrespective of your status, irrespective of your religion, irrespective of what you belong, your ideology. You have a complete access to those institutions, and those institutions functions independently. Thank you very much, Mr. Saab, for taking my questions today. दोबारा मुलाकात होगी। आप लोगों के देखने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके बहुत मजा आया, एंड वी विल कीप थैंक यू टॉकिंग। वेरी मच।